हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हमने हमारे मध्यकालीन भारत की जो सीरीज शुरू कर रखी थी उसमें हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत में हमने जो 5 वंश थे उसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इसमें से हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो नेक्स्ट तीसरा वंश है वो है तुगलक वंश, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें कि गुलाम वंश के बारे में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश के बारे में पढ़िया, रजिया सुल्तान बलबन। और जो हमारा नेक्स्ट था खिलजी वंश, उसमें हमने जलालुद्दीन खिलजी, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध सुल्तान था, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा। अलाउद्दीन खिलजी के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था, उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली, उसने दक्षिण भारत पर उसके आक्रमण और काफ़ी सारी चीज़ें थी, घोड़ों को दागने का, हुलिया रखने का, सैनिकों की सेना को स्थायी सेना रखने का, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज हम हमारा जो तीसरा इम्पोर्टेंट जो वंश है तुगलक वंश, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तुगलक वंश का टाइम पीरियड क्या है आपका, 1320 से 1414 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। इसमें से हमने जो खिलजी वंश पढ़ा, दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में खिलजी वंश वह वंश था जिसने कि सबसे कम टाइम पीरियड तक शासन किया था। और तुगलक वंश है ये सबसे ज़्यादा समय तक शासन करता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा लोधी वंश था। कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की, गयासुद्दीन मुहम्मद तुगलक ने। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि तुगलक वंश की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी, तो गयासुद्दीन मुहम्मद तुगलक ने की। दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था। याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत थी उसमें 5 वंश जो शासन करने आए थे, उसमें सबसे ज़्यादा समय तक शासन किस वंश ने किया, तो तुगलक वंश ने। सबसे कम समय तक शासन किसने किया, तो वो आपका था खिलजी वंश। दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में अंतिम तुगलक वंश था। कि इसके बाद जो है तुर्क राजवंश नहीं आएंगी, तुर्कों की जाति जो है लास्ट थी जिसने कि तुगलक वंश में शासन किया। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन मुहम्मद तुगलक, और अंतिम शासक कौन है, नासिरुद्दीन महमूद। तो अब हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, गयासुद्दीन तुगलक को, जिसका टाइम पीरियड है 1320 से 1325। 5 साल का इसका टाइम पीरियड है। कितना, 1320 से 1325। यह तुगलक वंश का संस्थापक था और इसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक, मतलब कि संस्थापक था। और यह करोना तुर्क जाति का, क्योंकि तुर्क जाति का तो लास्ट वंश था ना, और तुगलक जो है इसकी उपाधि थी। इसने अपने नाम में गाजी या काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा। जन्म से गयासुद्दीन भारतीय था और उसकी माता भी जाट थी। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। चूँकि गयासुद्दीन तुगलक था, एक तो इम्पोर्टेंट लाइन इसमें यही आई इसके बारे में नोट करने वाली, कि एक हिंदू महिला का पुत्र, हिंदू जाट महिला का पुत्र, एकमात्र पुत्र कौन था दिल्ली सल्तनत में, तो वो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था। याद रखना कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र हिंदू जाट महिला का बेटा कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। और इसकी उपाधि कौन सी थी, तो गाजी मलिक इसकी उपाधि थी। और गाजी मलिक इसका रियल नेम था। इसने, या कई बोलते हैं कि इसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। और तुगलक जो है इसकी उपाधि थी, क्योंकि इस वंश के सारे जो शासक आएंगे वो अपने नाम के पीछे तुगलक को लगाएंगे। देखिए नेक्स्ट, कि मंगोलों को पराजित करने के कारण वह मलिक उल गाजी के नाम से फेमस हो। जब इसने मंगोलों को हराया तो इसके बाद इसने गाजी की उपाधि धारण करना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई जो दाग व्यवस्था थी, घोड़ों को दागने की प्रथा थी, और जो सैनिकों का चेहरा पड़ता थी, इसको इसने प्रभावशाली ढंग से लागू किया। मतलब उन अलाउद्दीन खिलजी की उन प्रथाओं को इसने गयासुद्दीन तुगलक ने ख़त्म नहीं किया, बल्कि उनको और अच्छे व्यवस्थित ढंग से रेगुलर यूज में लागू कर दिया। प्रभावशाली ढंग से उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ा दिया इन दोनों का। इस गयासुद्दीन तुगलक के इसमें डाक व्यवस्था भी अच्छी हो गई। अब 4 दिनों में हरकारे जो थे वो देवगिरी से दिल्ली समाचार पहुंचा देते थे। हरकारे कौन थे, जो कि समाचार पहुंचाने का काम करते थे। पैदल चलकर सैनिक जो जाते थे ना, डाक व्यवस्था डाक लेकर हाथ में,
डाक पत्र लेकर, तो उनको हरकारे बोला गया। वो देवगिरी से जो है दिल्ली 4 दिन में ही पहुंचा देते थे समाचार। डाक प्रणाली को पूर्णतः व्यवस्थित करने का श्रेय गयासुद्दीन को ही जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें ये पूछा जाता है कि डाक व्यवस्था जो है किसने शुरू की, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसको सुव्यवस्थित या पूर्णतः से व्यवस्था के रूप में किसने स्थापित किया था, तो वो आपका आएगा गयासुद्दीन तुगलक। इसने अलाउद्दीन के कठोर प्रणाली तथा उत्तराधिकारियों की अधिक उदारता के बीच मध्यवर्ती नीति अपनाई, जिसे रस्म मियान तरीक ए अलादत कहा जाता है। मतलब किसने जो है अमीरों के प्रति, जो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने तो अमीरों के प्रति कठोर नीति अपनाई, उनको आपस में विवाह संबंध करने से भी रोका, उनको बातचीत करने से भी रोका, उनको मिलने से भी रोका टोका। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों के प्रति उदारता की नीति अपनाई थी, इसलिए इसकी इस नीति को रस्म मियान मध्यपंथी नीति कहा जाता है। और कहा किसने, ये बर्नी इतिहासकार ने कहा है। किसने कहा है, बर्नी इतिहासकार ने। 1321 में इसने अपने पुत्र जूना खान, याद रखना इसके बेटे का क्या नाम था, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे का नाम जूना खान या फिर उसको उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है, को एक सेना के साथ तेलंगाना पर, दक्षिण भारत में जो तेलंगाना जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया था, वहाँ पर इसने अपने बेटे को आक्रमण करने के लिए भेजा। कब, 1321 में। जूना खान ने राजधानी वारंगल के दुर्ग को घेर लिया, कि जूना खान जो था उसने राजधानी वारंगल को घेर लिया। वह प्रतापरुद्र देव पर सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, कि जब ये तेलंगाना जाता है तो वहाँ पर इसने तेलंगाना की राजधानी वारंगल के दुर्ग को घेर लिया, और वहाँ का राजा उस समय कौन था, प्रतापरुद्र देव। तो उस पर जो इसने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि तुम गयासुद्दीन तुगलक की अधीनता को स्वीकार कर लो, तुम अपनी हार मान लो, ऐसा ही बोला जाता है। तो इसने हार मान भी ली थी। इसकी थोड़ी सी दक्षिण भारत की नीति अलाउद्दीन खिलजी से अलग थी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि दक्षिण भारत में जिन जिन क्षेत्रों पर आक्रमण किया, वहाँ से उसने धन लूटा और वहाँ के शासकों को अपने अधीन मानकर उन शासकों से उसने टैक्स वसूला था, कि मैं तुम्हें अपने राज्य में नहीं मिलाऊंगा, तुम बस मुझे जो है टैक्स देते रहना टाइम टू टाइम, जितना मैं पैसा मांग रहा हूँ उतना, और तुम अपने राज्य में राज कर सकते हो। लेकिन जो ये गयासुद्दीन तुगलक था, इसने दक्षिण भारत के राज्यों को अपने राज्य में शामिल करना शुरू कर दिया, कि जो वहाँ का राजा था उसको हराकर उसको तो बाहर निकाल दिया, और जो है दक्षिण भारत के राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर वहाँ पर अपने गवर्नर नियुक्त करने शुरू कर दिए, अपने चेले चपटों को वहाँ पर इसने बैठाना शुरू कर दिया गद्दी पर। तो जबकि अलाउद्दीन ने तो दक्षिण भारत के राज्यों को अपने राज्य में मिलाया नहीं था दिल्ली सल्तनत में, जबकि गयासुद्दीन पहला शासक बनता है जो कि दिल्ली सल्तनत के राज्यों को मिलाने पहुंचता है। याद रखना इम्पोर्टेंट है इन दोनों के बीच में कि दक्षिण भारत में आक्रमण की शुरुआत किसने की, अधीनता की अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत के राज्यों को हराकर पूर्णतः अपने दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया, तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन का दूसरा आक्रमण जो है उड़ीसा में स्थित जाजनगर पर हुआ। वहाँ के राजा भानुदेव द्वितीय ने वारंगल के राजा की सहायता की थी। तो उड़ीसा में जाजनगर पर इसने गयासुद्दीन ने क्यों आक्रमण किया, क्योंकि जब इसने वारंगल पर आक्रमण किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, तो वहाँ जो जाजनगर का शासक था भानुदेव द्वितीय, इसने इसकी हेल्प की थी, इसलिए गयासुद्दीन ने सोचा कि ये इसकी मदद कर रहा है मेरे खिलाफ, तो मैं इस पर भी आक्रमण करूँगा इसके बाद। अतः जूना खान ने वारंगल से वापस आते समय भानुदेव पर 1324 में आक्रमण कर दिया। उलुग खान ने इस पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। उलुग खान बोल दो या फिर जूना खान, एक ही बात है। तथा लूट में मिले धन के साथ वह दिल्ली लौट गया अपने पिताजी के पास। राजमुंदरी से प्राप्त, कि राजमुंदरी से एक अभिलेख प्राप्त होता है 1324 का, जिसमें कि उसकी 1324 की इस उड़ीसा में स्थित जाजनगर पर विजय का पता चलता है जूना खां का। इसी अभिलेख में जूना खां उलुग खान को विश्व का खान कहा गया है। ये पूछा जा सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को विश्व का खान कहाँ कहा गया है, तो वो राजमुंदरी का एक अभिलेख वहाँ कहा गया है। और किसके कारण कहा गया है, तो उड़ीसा में स्थित जाजनगर पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उसको विश्व का खान कहा गया है। आई बात समझ में? इम्पोर्टेंट है इसके दक्षिण भारत के आक्रमण,
दक्षिण भारत की इसकी नीति को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि अलाउद्दीन ने तो दक्षिण राज्यों में सिर्फ अधीनता ही स्वीकार करवाई थी कि अपना गुलाम बनाया था उनको, लेकिन जो है इसमें तुगलक ने इसने अपने राज्य में मिला लिया, तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन था। और गयासुद्दीन जो था इसने दक्षिण भारत के संपूर्ण राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था, सिर्फ किसको छोड़कर, एक काम्पिली नाम का राज्य था, काम्पिली, उसको छोड़कर मोस्टली दक्षिण भारत के जो राज्य थे वो दिल्ली सल्तनत में मिला लिए गए थे। इससे जो है दिल्ली सल्तनत का काफ़ी बड़े लेवल पे विस्तार हो गया था और असंख्य इसके कारण विद्रोह भी हो गए, क्योंकि क्षेत्रफल जो है ज़्यादा बड़ा हो गया दिल्ली सल्तनत में, और इसको जो है इतने बड़े क्षेत्रफल को संभाल पाना गयासुद्दीन तुगलक के कंट्रोल में नहीं रहा। इसलिए जो है ज़्यादा बड़े क्षेत्र में ज़्यादा विद्रोह होने लगे। कभी एक जगह विद्रोह होता, उसको दबाते तो दूसरी जगह का शासक विद्रोह कर देता। इस प्रकार से जो है ज़्यादा विद्रोह होते हैं इसके समय में। और एक जो है गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ था, तो आपका बंगाल राज्य। पूछा भी जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, इसका सबसे अंतिम अभियान जो था वो कौन से राज्य के खिलाफ था, तो वो बंगाल के विरुद्ध था। बलबन का जो पुत्र था बुगरा खान एक अलग था, ये तो हम जोना खान के बारे में पढ़ रहे जो किसकी हेल्प कर रहा है दक्षिण भारत में, जबकि इसका एक अन्य बेटा था उसका नाम था बुगरा खां। वो जो है बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र राज्य जो है घोषित कर देता है। ठीक है, चलिए आगे। इसने सिंचाई के साधनों विशेषकर नहरों का निर्माण करवाया तथा अकाल संहिता का निर्माण कराया। सल्तनत काल में नहर बनाने वाला यह प्रथम शासक था। जी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया था दिल्ली सल्तनत में, या फिर वैसे भी नहरों को सबसे पहले किसने बनवाया था, तो ये आपका आएगा गयासुद्दीन तुगलक। इसने जो है किसानों की स्थिति में भी सुधार किया और जो अच्छी उपज देने वाली कृषि भूमि थी उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए जो इसने वहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाए, और सिंचाई के लिए इसने जो है नहरों को अच्छा बनवाया और उनमें नहरों के माध्यम से खेतों में सिंचाई करने की प्रक्रिया शुरू की। किसानों की स्थिति को सुधारा इसने, जो कृषि योग्य भूमि थी उसमें वृद्धि की और नहरें निकलवाई। तो पूछा जा सकता है आपसे कि नहर बनवाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो ये तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इसने जूना खान को वारंगल, मतलब कि जिसने वारंगल को जीता था, वारंगल तथा मदुरै के शासन में पुनर्स्थापना के लिए भेजा। इसने दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया जो था इसके साथ इसका मतभेद था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि गया जो निजामुद्दीन औलिया है सूफी संत, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ सल्तनत काल में किस शासक का मतभेद था, वो किसका था, गयासुद्दीन तुगलक का। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है बच्चे याद करना कि किस प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ किस राजा का मतभेद था, तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। और जो है इसको निजामुद्दीन औलिया के बारे में बताया भी था आपको कि निजामुद्दीन औलिया और इसका गयासुद्दीन तुगलक का मतभेद होता है। बंगाल अभियान के बाद गयासुद्दीन ने शेख निजामुद्दीन को संदेश भेजा कि राजधानी में प्रवेश करने के पहले वह दिल्ली छोड़ दे। शेख का उत्तर था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त है। ये भी बोला जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने ऐसा कब बोला था कि हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है, तो ये इसने बोला था गयासुद्दीन तुगलक को। कब बोला था, जब वह बंगाल को जीतकर वापस लौट रहा था, क्योंकि बंगाल की विजय उसकी आखिरी विजय थी। तो आखिरी विजय को जब वो जीतकर वापस अपनी राजधानी आ रहा था दिल्ली में, तो इसने निजामुद्दीन औलिया को आदेश दे दिया था, क्योंकि इनकी आपस में बनती नहीं थी, तो इसने आदेश दे दिया था अपने सैनिकों के माध्यम से कि संत निजामुद्दीन औलिया को जाकर बोल दो कि वो दिल्ली से बाहर चले जाएं। इसीलिए जो है बोला जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने इसको वापस इसके जो आदेश था इसका उत्तर दिया था कि हुजूर अभी दिल्ली बहुत दूर है। मतलब इसके कहने का अर्थ क्या था कि दिल्ली अभी काफ़ी दूर है, आप पहले दिल्ली आओ तो सही। और ऐसा बोला जाता है कि जब ये बंगाल विजय से लौट रहा था, लौटते समय इसकी जो है
तुगलकाबाद में एक किला था, तुगलकाबाद में एक लकड़ी का महल था, जहाँ पर जो है तुगलकाबाद के पास ही था एक अफगानपुर गांव, वहाँ पर ये रुकता है क्योंकि इसका स्वागत होता है। लोग इसका स्वागत करने के लिए इसको राजा को रोक लेते हैं कि आपने बंगाल विजय को जीता, दक्षिण भारत के इतने राज्यों को जीता, तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, आपका आदर सम्मान करना चाहते हैं। इसलिए जो है ये एक रात के लिए उस अफगानपुर गांव में रुका और वहाँ पर एक लकड़ी का महल बना हुआ था और उस लकड़ी के महल इसके ऊपर गिर गया और इसके ऊपर लकड़ी का महल गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं निज़ामुद्दीन औलिया की बात सच हो जाती है कि आप मुझे दिल्ली छोड़ने का आदेश दे रहे हो, लेकिन पहले मेरी बात ये सुनो कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, कि दिल्ली आने में आपको अभी टाइम लगेगा। तो ये दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। निज़ामुद्दीन औलिया के शब्द सच साबित हो गए कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो मतलब ये दिल्ली तो आ ही नहीं पाया था, इसलिए निज़ामुद्दीन औलिया को बोला था कि तुम दिल्ली छोड़ दो। दिल्ली आने से पहले इसकी मृत्यु हो गई जब ये बंगाल को विजय करके आ रहा था बिल्कुल लास्ट में। तो ये इसका निज़ामुद्दीन औलिया के साथ जो है काफ़ी मतभेद रहते हैं, इसके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इब्न बतूता जो एक इतिहासकार था वो मानता है कि इसके बारे में जो है कि इसकी मृत्यु जो थी वो जोना खान, जो इसका एक बेटा था, उल्लुगु खान बोला जाता है, उसने इसका जो लकड़ी का महल था इसके ऊपर जानबूझकर गिरवाया था। कुछ फैक्ट मानते हैं कि इसने जोना खान इसकी मृत्यु करवाई थी, जानबूझकर लकड़ी का महल गिरवा दिया, जबकि कुछ बोलते हैं कि वो लकड़ी का महल नाजुक था इसलिए वो खुद ही गिर गया और उसके गिरने से इसकी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो कुछ फैक्ट इसको जोना खान को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि बर्नी और जो फरिश्ता इतिहासकार वो इसको एक दुर्घटना मानते कि सिर्फ एक दुर्घटना हुई थी जिसके कारण कि महल गिरने से राजा गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि जो ये लकड़ी का महल था अफगानपुर में, इसको बनाया किसने था? तो इसको बनाने वाला, इसका निर्माण करता कौन था? अहमद अयाज। कई बार पूछा गया क्योंकि इसकी मृत्यु इसके कारण हुई थी ना, तो ये काफ़ी फेमस है अफगानपुर का लकड़ी का महल। तो इसको बनाने वाला कौन था आपका? अहमद अयाज जो था उसने इस लकड़ी के महल को बनाया था। तो आपको गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इम्पोर्टेंट बातें आई होप पता चल गई होगी। इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं? एक तो ये इसकी गाजी मलिक इसकी उपाधि थी। सेकंड कि ये हिंदू महिला का पुत्र था, हिंदू महिला का पुत्र था। तीसरा जो था, इसने अलाउद्दीन की जो थी प्रणालियाँ वो करनी शुरू कर दी, कि जो उसने मतलब बनवाई थी, सैनिक प्रथा थी, हुलिया प्रथा थी, उनको ज़्यादा मजबूती प्रदान की थी इसने कृषि में भी सुधार की, इसने नहरों का निर्माण करवाया, कृषकों की स्थिति में सुधार किया, टैक्स को भी इसने कम किया था, डाक व्यवस्था में इसने काफ़ी सुधार किया, स्थायी बनाया, और इसने जो दक्षिण भारत के राज्य थे उनको अपने राज्य में भी मिलाया। मतलब कि अलाउद्दीन ने तो राज्य में मिलाया नहीं था बल्कि अधीनता स्वीकार करवाई थी, जबकि गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण भारत के ऑलमोस्ट, सिर्फ काम्पिली राज्य को छोड़कर ऑलमोस्ट दक्षिण भारत के सभी राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था, संपूर्ण दक्षिण भारत को। और जो गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान कौन सा था? वो बंगाल का अभियान था। और एक इसका किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक का विवाद था? तो सूफी संत का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। और निज़ामुद्दीन औलिया ने सूफी इसको गयासुद्दीन तुगलक को क्या शब्द कहे थे जब ये बंगाल विजय लौट कर आ रहा था? तो इसने कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट आपका है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? तो वो आपका था गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहाँ होती है? तो अफगानपुर में एक लकड़ी का महल गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। और इस लकड़ी के महल को किसने बनवाया था? अहमद अयाज ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये इसके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। इस गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इतना ही है, ये आपको याद रखना है। गयासुद्दीन तुगलक काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक था। इसकी 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपको उपलब्ध है, इनको याद रखना है। अभी गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश था इसका आप स्ट्रक्चर देख लिए थोड़ा सा। सबसे पहला आ गया गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक। अब इसके बाद इसका बेटा बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि जूना खान जो था ये मोहम्मद
बिन के नाम से गद्दी पर बैठा और तुगलक की तो ये उपाधियां धारण करते ही थे। मोहम्मद बिन के नाम से इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। फिरोज शाह तुगलक आएगा इसके बाद में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर 4th नंबर पे आपका आएगा गयासुद्दीन तुगलक शाह। 5th पे आएगा आपका अबू बकर। फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 6 पे। फिर 7 पे अलाउद्दीन सिकंदर शाह। 8 पे नुसरत शाह। फिर महमूद शाह। इसके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको गयासुद्दीन तुगलक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड भी थोड़ा ही था, 1320 से इसका 1325 ही टाइम पीरियड था, सिर्फ 5 साल का। इसमें इसने काफ़ी चीज़ों में सुधार किया था, मतलब कि इसके जो है सुधारों को हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। इसने दक्षिण भारत की भी जीत की थी, कृषि प्रणाली को अच्छा बनवाया, किसानों की स्थिति में सुधार की, टैक्स कम किया, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहरें निकलवाई, और जो अलाउद्दीन की हुलिया रखने की प्रथा थी और दाग प्रथा थी उसको भी इसने अपनाए रखा था। तो और दक्षिण भारत के राज्यों को अपने राज्य में मिलाया जीत कर। तो ये इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। और इसका किस सूफी संत के साथ विवाद रहा था, तो वो निज़ामुद्दीन औलिया था। निज़ामुद्दीन औलिया ने ये शब्द किस शासक के लिए कहे कि हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है, तो वो आपका आएगा गयासुद्दीन तुगलक। तो ये आपका तुगलक वंश में पहला जो शासक था गयासुद्दीन तुगलक, वो आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको गयासुद्दीन तुगलक के बारे में सारी बातें पता चल गई होगी। इंपॉर्टेंट में एग्जाम में जो है इसकी इन्हीं बातों में से क्वेश्चन बनता है, जो मैंने आपको बताई ना पॉइंट टू पॉइंट, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बनेगा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, क्योंकि इसका टाइम पीरियड छोटा है। अब इसका बेटा जो नेक्स्ट आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि जोना खां जिसका नाम था, और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वो गद्दी पर बैठता है। और वो कितने टाइम तक गद्दी पर रहता है, वो 1325 से 1351। तो इसका टाइम पीरियड जो था वो काफ़ी लंबा था, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी शासक है, ये भी काफ़ी अच्छे काम करता है। तो इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू एवरीवन।